मेवाड़ राजवंश के राजकवि नरेंद्र नाथ मिश्र मेवाड़ के लिए लिखते हैं कि मेवाड़ धधकतो अंगारो, आंध्या में चम चम चमके लो, खड़केरी उठती तान्या पे, पग पग पे खांड्यो खटके लो। आज कहानी उस राजा की जिसने इस कहावत को एक बार नहीं कितनी ही बार चरितार्थ किया। ये कहानी है उस राणा की जिसने अपना जीवन युद्धों के लिए समर्पित कर दिया। ये कहानी उस रणबांकरे की जिसके अस्त होते ही हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत का सूरज उदय हुआ। मेवाड़ के राणा रायमल के 3 पुत्र थे, क्रमशः पृथ्वीराज, जिसे उड़ना राणा भी कहा जाता था, रणमल और संग्राम सिंह। तयशुदा नियम तो यह था कि वरिष्ठ पुत्र ही राणा बनता था, लेकिन राणा रायमल उचित निर्णय करवाने के लिए अपने तीनों पुत्रों को एक ज्योतिषी महिला के पास लेके गए। महिला ने पहले तो नानुकुर की, लेकिन पृथ्वीराज ने अपनी तलवार खींच ली तो दबाव में महिला ने तीनों के हाथ देखे। महिला ने कहा, अगला राणा तो संग्राम सिंह ही बनेगा। ये बात दोनों राजकुमारों को नागवार गुजरी और तीनों में वहीं पर जूत बज गया। इस झगड़े में संग्राम सिंह की एक आंख चली गई, लेकिन जान बच गई। संग्राम सिंह वहां से जान बचाकर अजमेर के करमचंद पवार के पास चले जाते हैं और वहीं रहकर उन्होंने सैन्य शिक्षा ली। जब सब कुछ सेटल हुआ तो 1509 में संग्राम सिंह मेवाड़ के राणा बनते हैं। इतिहासकारों ने संग्राम सिंह को राणा सांगा नाम दिया। सांगा इतने युद्धोन्मादी थे कि उनके एक आंख नहीं, एक हाथ नहीं और एक पैर नहीं, शरीर पर ऑल टाइम 80 से ज्यादा घाव। इतिहासकार बताते हैं कि राणा सांगा अपने जीवन में छोटे और बड़े युद्ध मिलाकर के 100 से भी ज्यादा युद्ध लड़े, जिसमें से केवल एक युद्ध वो हारे थे। सांगा जब 1509 में मेवाड़ की गद्दी पर बैठे, उस समय दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी थे। साल 1517 में सिकंदर लोदी के बेटे इब्राहिम लोदी को चनों ने काटे और सांगा से लड़ने के लिए आ गए। सांगा ने उसे कोटा के पास खातौली में लब से हराया। साल 1519 में मालवा के शासक महमूद खिलजी को खुजली हुई और सांगा से आ भिड़ा। दरअसल इस लड़ाई में सांगा ने ही उड़ता तीर लिया था। सांगा ने खिलजी के बागी सेनापति मेदिनी राय को शरण दी थी। झालावाड़ के गागरोन में लड़ाई हुई। खिलजी को पानी से पप्पा कहना पड़ा, माने की हार माननी पड़ी। साल 1920 में ईडर, जो कि उत्तरी गुजरात में आता है, वहां के शासक महमूद शाह ने सांगा से लड़ने का टेंडर लिया, लेकिन सांगा का अश्वमेध नहीं रोक पाए। इस तरह सांगा का राज्य मेवाड़ से लेके मालवा, अमरकोट, सिंध, गुजरात और दिल्ली तक फैल गया। लेकिन समय का पहिया चलता है और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। साल आया 1526 का। काबुल से आए लुटेरे बाबर ने पानीपत में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर आगरा के किले पर कब्जा कर लिया। लेकिन बाबर का दिल इतने से नहीं भरा। उसे पता था कि जब तक राणा सांगा को नहीं हराया जाएगा, तब तक हिंदुस्तान पर हुकूमत कायम नहीं की जा सकती। लेकिन बाबर चना के भ्रम में मटर को चबा गया और 16 फरवरी 1527 को बयाना के पास सांगा से भिड़ गया। लेकिन बहुत जल्द बाबर को पता चल गया था कि गुरु अपन रॉन्ग नंबर डायल कर चुके। फाइनली इस युद्ध में बाबर को चप्पल छोड़कर भागना पड़ा, माने की हार माननी पड़ी। आमतौर पर जितने भी मुस्लिम लुटेरे आते थे, वो अपने लूटपाट करके वापस चले जाते थे, लेकिन बाबर इस मूड में नहीं था। उसे काबुल की गरीबी वापस नहीं देखनी थी। दूसरी ओर बाबर की सेना का हाल उल्टा था। बाबर की सेना बुरी तरह से दहशत में थी और बाबर को वापस काबुल चलने की गुजारिश कर रही थी। लेकिन बाबर ने अपनी सेना को धर्म के नाम पर, शराबबंदी के नाम पर फिर से रिचार्ज किया। 21 मार्च 1527 को एक बार फिर बाबर और सांगा खानवा में आमने सामने हुए। सांगा ने इस युद्ध में पाती फेरवानी नाम की रस्म अदा की और राजपूताने के बहुत सारे राजाओं को युद्ध में लड़ने के लिए बुलाया, जिसमें आमेर के पृथ्वीराज, मारवाड़ के मालदेव, बीकानेर के कल्याणमल, मेड़ता के बीरमदेव, चंदेरी के मेदिनी राय लड़ने के लिए आए थे। उधर बाबर ने भी अपनी साम, दाम, दंड, भेद सभी तरह की नीति अपना रखी थी। उसने युद्ध से पहले सांगा की और राजपूतों की जासूसी करवाई। बाबर ने पाया राजपूत एथिक्स के साथ युद्ध लड़ते हैं। राजपूतों में युद्ध का एक नियम था कि किसी राजा का सेनापति अगर मर जाए तो उसकी सेना स्वतः ही युद्ध से पीछे हट जाती है। बाबर ने अपने 2000 तीरंदाजों को सांगा के पीछे लगा दिया। 2000 तीरंदाजों के हमले को सांगा एकाएक नहीं संभाल पाए और एक तीर सांगा की छाती में जा लगा और सांगा
हाथी के हौदे में गिर पड़े। सांगा के पीछे खड़े सांगा के सैनिकों में यह अफवाह फैल गई कि सांगा की मृत्यु हो गई है और उसके 1 लाख सैनिक पीछे हट गए। हालांकि सादड़ी के झाला अज्जा ने राणा का बख्तर पहनकर मोर्चा संभाल लिया था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सैनिक वापस हो चुके थे। कुछ सरदारों ने सांगा को युद्ध से बाहर निकाला। प्राथमिक उपचार के बाद सांगा युद्ध के लिए आतुर होने लगे, लेकिन कुछ सरदारों ने इसे मुफीद नहीं समझा और उन्हीं में से एक सरदार ने सांगा को जहर दे दिया और इस तरह मेवाड़ के उस महान राणा का अध्याय समाप्त हो गया। सांगा इस लड़ाई को हारे और मुगलिया सल्तनत के लिए ये लड़ाई मील का पत्थर साबित हुई। कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने सदन में राणा सांगा को गद्दार कहा था। अब ये तो मांस की जवान है साहब, कोई कैसे भी हिला ले। लेकिन राजपूताने का इतिहास इतना गौरवशाली है कि अगर रेगिस्तान की पूरी रेत शाही हो जाए और जैसलमेर से लेकर करौली की पूरी जमीन कागज हो जाए तो भी इन गाथाओं को नहीं समेटा जा सकता। राजस्थानी के मशहूर कवि विजयदान देथा लिखते हैं कि यहाँ बादल भी बरसने से शर्माते हैं क्योंकि वीरों ने इस धरती को अपने लहू से सींचा है, भला बादल इसकी प्यास क्या बुझा पाए। बहरहाल कौन गद्दार है और कौन वफादार, ये तो इतिहास के पन्नों में बहुत बेहतर ढंग से दर्ज है, लेकिन आपके हिस्से का सत्य क्या है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। आज के हमारे इस एपिसोड में इतना ही। मैं आदित्य कौशिक, आप देख रहे हैं द बवाल। शुक्रिया।